अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, बजट और जून का महीना आवाम के लिए बहुत से सवालात लेकर आता है। फेडरल बजट पेश हुआ, पंजाब का बजट आना है, मुल्क की हालात बेहतर होंगे या नहीं, कितने टैक्सेस लग गए, किस तरह से टैक्सेस कम हुए, महंगाई की शरह रेशो क्या चल रही है, क्या बेरोज़गारी में कमी आएगी, क्या हम कर्ज़ों से जान छुड़ा सकेंगे। बहुत से सवालात जहन में घूमना शुरू हो जाते हैं कि हुकूमत ने बजट दे दिया तो कितने परसेंट तनख्वाहें बढ़ गई, कितने परसेंट पेंशन्स को बढ़ा दिया गया, क्या प्राइवेट सेक्टर का कुछ होगा या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट मौजूद होंगे और कोशिश करेंगे कि आम आदमी की ज़बान में आम आदमी के सवाल पूछें और आप तक जवाब पहुँचा सकें। आए मेरे साथ। बजट आने के बाद और बजट आने से पहले हमेशा एक ही बहस और एक ही तरह की डिस्कशंस चल रही होती हैं, जिसमें ये देखा जा रहा होता है कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, गवर्नमेंट ने जो इस दफ़ा डिसीजंस लिए हैं, उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर किस तरह से आएगा। क्योंकि बहुत सी टेक्निकलिटीज़ यूज़ की जाती हैं, बहुत सी ऐसी टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो एक आम आदमी को, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, कि समझ नहीं आ पाती। कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सारी चीज़ें साइड पर करें, बजट खसारा कितना रहेगा, FPR का कितना हदफ रहेगा, बस हमें ये बताएं जी महंगाई कम होगी या नहीं। इन्हीं तरह के कुछ सवालों को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद होंगे, प्रोफेसर तैमूर रहमान साहब, और उनसे हम बात करेंगे कि एक आम आदमी के ऊपर इस साल का बजट क्या इम्पैक्ट डालने जा रहा है, क्या हमारी ज़िंदगी, आम आदमी की ज़िंदगी आसान होने जा रही है या नहीं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है जी? आप फर्स्ट क्लास। सर कई दिनों से ये बहस हम मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में देख रहे हैं, आपको भी हमने देखा मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर। सबसे सिंपल सवाल मेरा ये है कि एक आम आदमी के लिए बताइए कि ये जो कल बजट पेश हुआ, या अब आगे पंजाब का भी आएगा और हर तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, पॉलिसी मेकिंग होती है हर साल, किस तरह से एक आम आदमी की ज़िंदगी पर असर डालेगा? आपने सुना होगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने जब हाउस होल्ड इनकम इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज़ किया है और बजट के हवाले से भी, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये बात कही है कि हमने इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को 29% से हम 5% से भी कम करने में कामयाब 4.6 जी 4.6 पे ले आए। और जहाँ तक टेक्निकल चीज़ों का ताल्लुक है, ये बात दुरुस्त है, ये गलत नहीं है। जी हाँ, महंगाई की जो तेज़ी की शरह है वो अब काफ़ी कम हो चुकी है। पहले तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, 29%, फिर 23%, अब 5% से भी कम हो गई। मगर क्योंकि ऑलरेडी महंगाई हो चुकी है और कीमतें बढ़ चुकी हैं, अब मज़ीद 5% से भी अगर बढ़ रही हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि पब्लिक को वो रिलीफ नहीं मिलेगी जो पब्लिक चाह रही है। बिल्कुल सर। बल्कि उलट हम ये देख रहे हैं कि इसमें जिस तरह से इकोनॉमी को श्रिंक किया गया है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, उसमें ग्रोथ रेट कम हुआ है। सही। तो लिहाजा वो इकोनॉमिक्स की टर्म में हम कहते हैं एक फिलिप्स कर्व होता है कि जब इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेज़ होती है तो मतलब बेहतर हो जाए तो इन्फ्लेशन ख़राब हो जाती है वगैरह। तो इस वक्त हमें यही नज़र आएगा कि इस वक्त जो मेन इशू गोइंग फॉरवर्ड है वो ये कि ग्रोथ नहीं है ज़्यादा, रियल ग्रोथ बहुत कम है। तो वो आपने स्टेटिस्टिक्स सुन लिया, 2.5% के करीब है, और इतनी तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। बिल्कुल सर। तो रियल ग्रोथ ज़ीरो है और रिजल्ट कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाती है। एग्जैक्टली। तो रिज़ल्ट ये होगा कि महंगाई शायद इतनी बुरी ना महसूस हो अगले साल, मगर बेरोज़गारी बड़ी बुरी तरह से महसूस होगी। और जिन लोगों के पास रोज़गार है वो यही महसूस करेंगे कि दे आर अंडर एम्प्लॉयड, उनको वो तनख्वाह नहीं मिल रही जो उनका काम है। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप देख लीजिए कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि 45% पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, गुर्बत की सतह से नीचे हैं। तो और इसकी वजह यही है कि जो पिछले अरसे में एक महंगाई हुई है, ग्रोथ नहीं हुई, महंगाई बहुत तेज़ी से स्टैगफ्लेशन हुई है। तो और फिर उससे पहले भी जो मसले मसाइल चल रहे थे, पानी के हवाले से भी, अब एग्रीकल्चर भी ग्रो नहीं कर सका। तो एग्रीकल्चर के अंदर मेन क्रॉप्स के अंदर 13.6% तकरीबन नेगेटिव ग्रोथ हुई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आम आदमी के हालात फ़िलहाल बेहतर नहीं होंगे जब तक कि ग्रोथ नहीं जनरेट होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी जो आपने एक बात कही, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि 29% इन्फ्लेशन पर अगर है स्टेटिस्टिक्स थे और अब अगर 4.6 पे आ गए हैं तो शायद वो कम होकर 4.6 पर आ गए हैं। दैट्स एक्चुअली जो अभी मुझे आपकी बात से समझ आई वो ये है कि जिस रेशो से 29% रेशो से महंगाई अगर बढ़ रही थी तो अब 4.56 से बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ ज़रूर रही है, बढ़ रही है, उतने % पे आ नहीं गई।
ऐसी बात है ना कि पहले महंगाई यूँ बढ़ रही थी, अब ज़रा यूँ बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। सो क्यों कम नहीं हो पा रही है इतने इकदामात के बावजूद? 1-2% महंगाई तो आम होती है, नॉर्मल होती है। बाहर के मुल्कों के अंदर भी आपको इतनी को महंगाई नज़र आ जाती है। इकोनॉमी ग्रो करती है, मनी सप्लाई ग्रो करती है, उसके नतीजे में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होती है। ये कोई आम, ये नॉर्मल बात है। 4.6 पे आ गई, अगर ये 3% पे इट्स क्वाइट लो एक्चुअली 4.6 में। और अगर ये स्टेबल रहे तो फिर बेहतरी है। हाँ, ये जो 4.6 पे भी ले आए हैं इन्फ्लेशन, ये एक्चुअली जहाँ तक पाकिस्तानी इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, ये बहुत लो इन्फ्लेशन है। अच्छा, तो दिस इज़ अ गुड साइन। दिस इज़ अ गुड साइन। मगर ये अचीव कैसे हुई है कि बेसिकली इकोनॉमी को श्रिंक किया है इन अ सर्टेन सेंस, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि श्रिंक किस सेंस में किया है कि खर्चे कम करो और कम करो, खर्चे इधर से काटो उधर से काटो, हर चीज़ से काटो वगैरह वगैरह। बट दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि दिस इज व्हाट पीपल हैव बीन सेइंग कि नॉट ऑलवेज, नो नॉट नेसेसरीली, डिपेंड करता है किस किस्म के खर्चे हैं। देखिए, कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं हथियार ख़रीद लूँ वगैरह, नॉट कि हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, मगर जस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, तो वो प्रोडक्टिव ख़र्चा नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो कोई मशीनरी नहीं है, वो कोई आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को ग्रो नहीं करेगी। अगर मैं ख़र्चा बढ़ा दूँ और मैं फ़र्ज़ करें एजुकेशन पे लगा दूँ बहुत सारे पैसे, तो इसको हम कहेंगे कि ये अब हो सकता है कि मैंने फिस्कल डेफिसिट भी पैदा कर दिया, मगर मैंने तालीमी इदारे जो है ना वो 100 और यूनिवर्सिटी लगा दी। बिल्कुल सही। अब जब 100 और यूनिवर्सिटी लग जाएगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो स्किल्ड है, मैन पावर है, लेबर पावर है, बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी इन फ्यूचर उसका फ़ायदा है। एग्जैक्टली। या मैं मशीनरी मंगवा लूँ, उसमें से उसकी वजह से ग्रोथ होगी इकोनॉमी के अंदर, ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी एंड सो ऑन। सो डिपेंड करता है कि आप जो अखराजात कर रहे हैं वो नंबर एक कहाँ से कैसे फाइनेंस कर रहे हैं। अगर आप फिस्कल डेफिसिट में भी जा रहे हैं तो पहली तो बात ये है कि जो फाइनेंसिंग है उसकी क्या शराइत है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने वो डेफिसिट ले लिया है तो आप उसको खर्च कैसे कर रहे हैं। अब आप एक वर्किंग वुमन हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आप बैंक के पास जाती हैं और बैंक आपको 10 या 20 लाख रुपए के लोन दे देता है, ठीक है। उस लोन से आप अपनी डिग्री बेहतर कर लेती हैं, आप अपनी एजुकेशन बेहतर कर लेती हैं और आपको प्रमोशन मिल जाती है, तो इस तरह से तो आप ग्रो करेंगी। बिल्कुल सही। उसी पैसे से अगर आप टीवी खरीद लेंगी और घर की और आसाइश खरीद लेंगी तो ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि इनकम उतनी है। और उसका पे बैक तो आपको फिर उसी में से करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है कि डेफिसिट स्पेंडिंग भी कोई नेसेसरली बुरी चीज़ नहीं है। इवन डेट लेना, लोन लेना नेसेसरली कोई बुरी चीज़ नहीं है। That's how you grow. That's how you grow. हर बिजनेसमैन लोन लेता है, बिल्कुल सही। कोई अपने पैसे थोड़ी लगाता है फैक्ट्री पे, तो लोन लेके फैक्ट्रियाँ सेटअप होती हैं ना। तो देखना ये है कि गवर्नमेंट जो लोन्स ले रही है उसको कैसे इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल ठीक। अब हम ये देखते हैं फॉर इंस्टेंस के तकरीबन 30 बिलियन 28 बिलियन और समथिंग जो है वो चाइना के लोन्स हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, सड़कें बन रही हैं, उसमें नए ब्रिजेस बन रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशंस, ये वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसको हम कहेंगे कि ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, इससे ग्रो होना चीज़ों में। अच्छा, बहुत सारे और ख़र्चे जो हम ले रहे हैं वो उससे हम सिर्फ अशिया ख़रीद रहे हैं। मिसाल तौर पे जो बहुत सारी लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, हम हर चीज़ बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। इवन आपको ये बताऊँ कि 900 मिलियन तकरीबन 1 बिलियन की हम कॉटन भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास वो वाली सीड नहीं है तो वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो फिर टेक्सटाइल मिलों में जाके प्रोड्यूस होती है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। ये है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक। इससे हम ग्रो नहीं करते। जिससे शॉर्ट टर्म तो आप अपना रिजल्ट ले लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म आपकी इकोनॉमी के ऊपर या आपकी कंट्री के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये बात तो हम बचपन से रोते आ रहे हैं और मैं अक्सर ये सुनती हूँ कि किसी बाहर की दुनिया में एडवांस कंट्रीज़ में कोई एक सड़क भी बन रही होती है तो द प्लान अहेड 20 साल 25 साल की फिजिबिलिटी देखते हैं। हम यहाँ पे 5 साल की देखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं पता नहीं हमारी हुकूमत आनी है ही नहीं आनी, अगली जो आएगी वो देख लेंगे। बहरहाल यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बेसिकली तो बात ये हो रही है कि बजट के बाद अगला पूरा साल क्या इम्पैक्ट रहेगा। और फिर प्रॉब्लम ये है हमारी कंट्री में, अनफॉर्चुनेटली कई सालों से प्रोफेसर साहब हम ये देखते आ रहे हैं कि एक बजट आता है जून में
लेकिन वो सिर्फ एक बजट नहीं होता, हर कुछ अरसे के बाद मिनी बजट्स जो हैं वो पूरा साल चल रहे होते हैं, जब इनका दिल करता है कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंज करके वो लगा देते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट्स डेमोक्रेसी, बट ये एक अलग बहस हो जाएगी बहुत बड़ी। आपने कहा अखराजात कम करने की बात, आपने कहा कि 4.6 पे आ गया है, तो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, बट दैट्स ऑन पेपर्स बेसिकली, उसको कंट्रोल किया गया है। इसका मतलब है कि ये आर्टिफिशियल कंट्रोल है, जो हमेशा नून लीग की हुकूमत के ऊपर बात होती रही है कई सालों से कि डॉलर अगर कंट्रोल रहा तो आर्टिफिशियल कंट्रोल रहा, इकॉनमी की ग्रोथ अगर दिखाई गई तो वो आर्टिफिशियल है। आपका इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि देखें, बहुत अरसे से अब पाकिस्तान कर्ज़ों के बगैर चल ही नहीं सकता, और कर्ज़ों की शराइत पूरी करने के लिए हमारा पूरा बजट डिज़ाइन होता है। आपने ये बात की कि हम प्लानिंग नहीं करते, हम या क्या प्लानिंग करते हैं, तो उसका जवाब यही है कि हम सिर्फ इतनी प्लानिंग करते हैं कि जो IMF ने हमें फ्रेमवर्क दिए और शराइत दी हैं उनको पूरा करना है बस। यस, बस आवाम कहीं नहीं आती नहीं, आगे जो प्लानिंग सारी होती है ना वो बहुत ही मिनिमल होती है। बल्कि उसमें आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि जब आप तनख्वाहें वगैरह निकाल दें, जो आपने फ़ौज को अखराजात देने, सिक्योरिटी को, वो निकाल दें, और अगर आप इसमें से ये जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है ये सब निकाल दें, पहली बात तो ये कि बजट रही कुछ नहीं जाता, बचता ही कुछ नहीं। दूसरी बात है जो बचता है उसमें जो डेवलपमेंट का ख़र्चा है, PSDP जिसको हम कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह जो है, यकीन करें पिछले 5 सालों से जो PSDP में एलोकेट होते हैं पैसे, अब ये हैरान कौन बात है, ऑडियंस गौर से सुने, जो बजट में एलोकेट होते हैं वो इस्तेमाल ही पूरे नहीं होते, मिनी बजट पास होता है और वो जो फिर PSDP में पैसे डाले होते हैं उसको रीएलोकेट कर दिया जाता है कि चलो इधर नहीं फिर इधर। अब जो इकोनॉमी को ग्रो करना है ना, वो करना ही बेसिकली पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए है। बिल्कुल। वो खर्चा ही नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं वो कंप्लीट कर पा रहे, प्लान कर पा रहे, उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे। अच्छा, क्या उसमें भी हर्डल्स IMF और दीगर इदारों की है या हम खुद अपनी हर्डल? उसमें हमारी अपनी पॉलिसी फेलियर है अक्सर बेशतर, कि हम दूसरी चीज़ों में खर्चे ज़्यादा कर जाते हैं, फिर जब उस खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं फिर हम इधर से इसको उधर कर देते हैं और कहते हैं चलो इधर तो खर्च हो नहीं रहा, इधर कर लेते हैं। बिल्कुल सही। वी नीड टू इम्प्लीमेंट तो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो फिर तब होती है जब आप अपनी वज़रा की तनख्वाह बढ़ा देते हैं, जब आप मेंबर असम्बलीज़ की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, तो बढ़ती रहती है, स्पीकर से लेकर मतलब 6 फिगर से 7 फिगर सैलरीज पहुँच गई उनकी। क्या ये अखराजात कम करने की ज़रूरत नहीं है? और अगर हम दुनिया के साथ कंपैरिजन करें तो क्या पॉलिटिशियंस ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशंस क्या इतनी ही सैलरीज लेते हैं? क्या इसी तरह से पर्क्स मिलते हैं उनको? सिमल, मैं आपको जो सबसे बड़ी बात बताऊँ ना वो ये है कि इन्हें एक तरफ तो ये है ना कि सियासतदान और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स अपनी तनख्वाहें बढ़ाते रहते हैं, ये एक तरफ अपनी जगह बात दुरुस्त है। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो अमीर तरीन एग्रीकल्चरलिस्ट है ना, बड़े एग्रीकल्चर, मैं आम किसान की बात नहीं कर रहा, जमींदार, सही ठीक ठाक बड़ा जमींदार है, एक तरह एग्रीकल्चरल कैपिटलिस्ट है, वो भी कोई टैक्स नहीं अदा करता। आपको पता है एग्रीकल्चर टैक्स तो है ही कोई नहीं, ठीक है ना, जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह हैं, पानी पे और चीज़ों पे, मगर इनकम पे नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो बड़े बड़े हमारे कैपिटलिस्ट और सरमायादार हैं, इस हुकूमत में बहुत सारे बैठे हैं, आपको पता है, वो इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्स एग्जेम्पशंस करवा लेते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स में और किस्म के सॉफ्ट लोन्स बहुत सारे उनको मिल जाते हैं, इतनी तरीक़ों से वो सब्सिडी हासिल कर लेते हैं कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। ख़ास तौर पे पावर सेक्टर में आपने सुना होगा कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स 2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स इनको मिलती हैं, और अब तकरीबन आधे जो IPPs हैं वो पाकिस्तानी ओन्ड IPPs हैं, वो बाहर के नहीं हैं, वो हमारे अपने कैपिटल और शराइत वही हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये जो अच्छा, और आखिर में जो रिटेलर है और ट्रेडर है वो भी कहता है मैं तो कोई नहीं टैक्स दूंगा, ऐसी की तैसी, वो लड़ी जा रहा है। और वो मेन सपोर्ट बेस है मौजूदा हुकूमत का। जब मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन जीतना है तो उसने किसके पास जाना? उसने जाना ताजिर के पास। बिल्कुल ठीक। ताजिरों की ये पार्टी है, तो ताजिर कहता है मैं तो टैक्स दूंगा नहीं। तो ये जो 3 तबके हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर में जो सबसे अमीर तबका है, इंडस्ट्री में जो सबसे अमीर तबका है और तिजारत में जो सबसे अमीर तबका है, ये नहीं टैक्स दे रहे। लेकिन जी टैक्स पर दे कौन रहा है? दिस इज व्हाट कंसर्न्स मी। ये दे रही हैं आप, ये दे रहा हूँ मैं। यानी कि जो लोग मुलाजमत कर रहे हैं, जो सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं ना, आपका एट सोर्स टैक्स डिडक्ट होता है, मेरा एट सोर्स टैक्स। हमारे हाथ में तो फिर लोग कहेंगे जो सैलरी क्लास होगी वो भी कहेगी हमने टैक्स नहीं देना, वो तो हमारी तो कट के आती है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट वो तो दे ही रहा है।
औरंगजेब साहब ने पिछले साल आपने देखा होगा सारे टैक्स ब्रैकेट्स रिवाइज करके सैलरी क्लास पे मजीद और बोझ डाल दिया। अच्छा, अब आप एक तरफ से आपकी सैलरी भी कट रही है टैक्स में, और वहीं से जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो वहीं से आ रहे हैं सैलरी क्लास से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ आप यहाँ से निकल के जाएंगी मार्केट, अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी खरीदेंगी उस पर भी आप टैक्स देंगी, आप पेट्रोल डालेंगी उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी दे रहे हैं, आप बिजली इस्तेमाल कर रही हैं उस पर भी टैक्स है, आप पेट्रोल डाल रही हैं उस पर भी, हर चीज़ पे उधर से भी टैक्स दे रहे हैं। तो इस वजह से जो सैलरी तबका है ना, फ्रेंकली उसको पूरी तरह से निचोड़ा जा रहा है। और मेरी तो दरख्वास्त यही रही है हर बजट में कि जो बड़ा एग्रीकल्चरल कैपिटलिस्ट है, जो बड़ा इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट है और जो बड़ा ताजिर है, इनसे टैक्स लें और सैलरी के लोगों को रिलीफ दें, सैलरी वालों को रिलीफ दें। जो रिलीफ इन्होंने अनाउंस की है, अगर उसको इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर किया जाए, दैट इज नथिंग, वो 1% बचती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन 5% है और आप 6% रेज दे रहे हैं तो 1% हो गया, और वही 1% आपने उससे ज़्यादा अदा कर देने फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ में जो मुख्तलिफ अशिया पे लागू हो चुकी हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली जो रियल इनकम है सैलरीड पर्सन की, वो नहीं उठेगी इस पीरियड के अंदर। ये अफसोसनाक है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। एक चीज़ जो सर प्रोफेसर साहब अभी हम बात कर रहे थे, IMF जी बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन वहीं पर देयर इज़ ऑलवेज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, और वो ये है कि आवाम के लिए वो बहुत बड़ा एक प्रेशर कह लीजिए, एक मुसीबत कह लीजिए कि भाई जी अब IMF को खुश करना है तो हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता। इस बारे में मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि IMF का किस्तें मिलना या उससे पैसे मिलना किस हद तक हमारे लिए बेनिफिशरी है कि हम बिल्कुल उस एज से वापस आ गए जहाँ बैंक करप्सी की बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी पाकिस्तान के लिए। दूसरा ये कि क्या हम इस पोजीशन में कभी आ सकेंगे आइंदा नियर फ्यूचर में कि हम इसको रोल बैक कर सकें, जैसे समहाउ 2016 के अराउंड हुआ था ये। देखिए जी, आपको याद होगा शायद कि जब शौकत अजीज़ साहब थे तो उन्होंने भी कहा कि अब हम मज़ीद IMF के पास नहीं जाएंगे, नहीं जाना पड़ेगा। बड़े फ़ख्र से उन्होंने कहा कि हम उससे निकल आए हैं, बट हियर वी आर बैक अगेन। ठीक है ना, तो ये निकलना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना, उन्होंने भी कच्ची गूटियाँ नहीं खेली, वो डेट ट्रैप में बाकायदा आपको फंसाते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर हमसे भी जो गरीब मुल्क हैं वो भी बेचारे डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, हमसे जो बेटर ऑफ मुल्क हैं वो भी फंसे हैं। क्योंकि अच्छा दिखाया जाता है और फिर कहा जाता है आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। देन इट्स जस्ट लाइक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में क्रेडिट कार्ड की ज़बान है। एब्सोल्युटली राइट। आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वापस भी कर रहे हैं, लेकिन चढ़ता जा रहा है, और आपको एक एडिक्शन भी हो जाती है। इवन उन्होंने सोशलिस्ट कंट्रीज़ को, पोलैंड को और रोमानिया वगैरह को इसी तरह तबाह किया कि उनको पहले दे दिए पैसा दिया, हाँ पैसा लगाओ तुम, चलो डेवलपमेंट करो, फिर इधर से खींचा, उनकी इकोनॉमीज यूगोस्लाविया की इकोनॉमी ने इस तरह से गिराई, रोमानिया की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ, पोलैंड की इकोनॉमी गिराई इन्होंने इस तरह से। तो सोशलिज्म को भी इन्होंने इस तरह से अटैक किया। तो इसलिए और ये बड़े इस मामले में अक्लमंद हैं, हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, क्योंकि उनको पता है इंटरनेशनल सिस्टम कैसे चल रहा है, और हमारे अंदर एक वोरिशियस एपेटाइट है कि हम इम्पोर्ट करें चीज़ें। तो हमें वो कर्जा देते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं धड़ाधड़ चीज़, वही पैसा उनको उन कंट्रीज को वापस दे देते हैं, और वही फिर हमें जब हम डेट में फंस जाते हैं फिर वो हमारी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी टेक ओवर कर लेते हैं। और इस वक्त भी यही, और इस वक्त नहीं काफ़ी सालों से अब ये पाकिस्तान में यही मामला। तो ये डेट ट्रैप है बाकायदा है, जिससे हमने इस वक्त नहीं निकल रहे, क्योंकि निकलने की बात हम तब करें जब हम इस बात को समझें कि जब तक इंटरनेशनल ट्रेड को आप रेगुलेट नहीं करेंगे, उसको खुली छूट दी हुई है आपने, टैरिफ्स वगैरह हटा दो, सब कुछ हटा दो। अब टैरिफ्स IMF ने कहा हटा दो, सारी ऑटो इंडस्ट्री तबाह होने जा रही है। अब जो गाड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, सब तबाह होने जा रहे हैं। वो आए दिन वो अखबार में लिखते हैं कि हमें बचा लो। वजह यही है कि उन्होंने जो फ्री ट्रेड रजीम पैदा किया है ना, उसमें एक भेड़िए और एक बकरी का मुकाबला होता है। ठीक है। और भेड़िया जीत जाता है। बिल्कुल सही। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं और जो हमारी जैसी इकोनॉमीज़ हैं, उनका आपस में कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए हम कुछ प्रोटेक्शनिज्म करते हैं छोटी मोटी इंडस्ट्री को, इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए कि ये आगे आए वगैरह, यानी कि हमारी पॉलिसीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो लेकिन सवाल मेरा फिर मैं थोड़ा सा इन दी एंड ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि हम फंसे तो हुए हैं बुरी तरह, इस चंगुल में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी आपने बड़ी कुछ 2-3 स्केरी एग्जाम्पल्स भी दी, तो क्या पाकिस्तान उस पोजीशन में तो नहीं
हैं कि इफ़ दे पुल दैट रोप तो हम कोलैप्स कर जाएंगे? हम थोड़ा सा इतना स्ट्रेंथन तो हैं हम। वो कोलैप्स नहीं करवाना चाहते पाकिस्तान को, मगर वो इन्होंने श्रिंक कर दिया इकोनॉमी को, कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कंट्रोल में कह लें आप, उनको इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होती। उनको है गर्ज बेसिकली अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से उनको गर्ज है। इस फ्रेमवर्क को कंस्पिरेसी नहीं है, ये बात वो अपने वेबसाइट पे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में खुद लिखते हैं कि वो देख रहे हैं ग्लोबल पिक्चर, वो पाकिस्तान को नहीं देख रहे कि वो हमने पाकिस्तान को तबाह करना है। ओवरऑल पोलैंड को उन्होंने किया, उधर मसला था दो सियासी मुख्तलिफ निज़ामों का, मुआशी निज़ामों का, कि एक तरफ सोशलिज्म था, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म था। ये इधर मसला नहीं है, इधर मसला यही है कि देयर प्राइमरी कंसर्न इज़ कि हमने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी। उसके लिए हम WTO, IMF वगैरह और दूसरे सिस्टम्स के ज़रिए, IBRD, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए हम हमने इकोनॉमीज़ की करेंसीज़ को एक सर्टन रेंज में रख के लाना है जहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए जब कोई वो फील करते हैं कंट्री जो है ना वो ज़रा उससे डिपार्ट कर रही है, तो उसमें वो जो ऑस्टेरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये कटौतियाँ करो, उससे वो इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होके बहरहाल बैनुल अक़वामी सतह पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है। पाकिस्तान में यही हुआ कि अब हमारी इकोनॉमी श्रिंक हो गई है, मगर मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी करेंसी स्टेबिलिटी अचीव हो गई है। इन्फ्लेशन जो है वो चले, समथिंग गुड केम आउट ऑफ इट, थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो चले। आप मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी हम उम्मीद आवाम को दे ही देंगे कुछ तो बेहतरी आई कि पूरे एक साल में पेट्रोल जिस रेशो से बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ा, उसी के ऊपर 250 के ऊपर ही कहीं ना कहीं वो रोटेट करता रहा। रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी आई कि डॉलर जो कहीं 300-400 पे जा रहा था, जो हम देख रहे थे जिस तरह से जिस तेज़ी से बढ़ रहा था, वो समहाउ कहीं ना कहीं रुक गया। तो वो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर नज़र आए हैं इसमें। बहरहाल जी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है और इन दी एंड आखिरी सवाल और आखिरी टॉपिक जो हमारा है वो जो आपने सर शुरू में बात की थी प्रोफेसर साहब कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। गवर्नमेंट हमारी रोज़गार को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, इस पर भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक ऐसा टॉपिक रेज़ किया जिस पे मुझे लगता है घंटों में बात की जाए तो कम है, क्योंकि उसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट और अगर हम ओपन बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट आपने जिक्र किया कि बढ़ेगी या जो एग्जिस्टिंग है उसमें कमी नहीं आएगी, ऐसा क्यों है? रोज़गार के मौके क्यों नहीं हैं? बजट आते हैं जाते हैं, कहीं पर भी इस तरह से बात नहीं होती कि वही वाली आपकी बात की प्रोडक्टिव अखराजात नहीं होंगे कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें। ऐसा क्यों है और क्यों इसके ऊपर काम नहीं हो रहा? बहुत ही अहम सवाल पूछा है और हर बंदा इसी का सलूशन तो तलाश कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ग्रोथ हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। असल में 1990 से लेके, बल्कि 80 से ही लेके, मगर 90 में तो बहुत ही आगे चले गए हम इस सिलसिले में। उस वक़्त से लेके अब तक हमारी जो मुआशी पॉलिसी रही है, लोग अक्सर कहते हैं हमारी तो मुआशी पॉलिसी है कोई नहीं, इट्स रॉन्ग। जो मुआशी पॉलिसी रही है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ जनरेट करेगा, मेन पॉलिसी ये रही है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर जो इदारे हैं उनको हम प्राइवेटाइज़ कर दें, प्राइवेट सेक्टर को पूरा इंसेंटिव दें। हर इकोनॉमिक डिस्कशन जो मीडिया पे होती है उसमें हम यही बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। अब बात ये है कि आपने ये पूरा सिलसिला 30-40 साल करके देख लिया, प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ आप कह रहे हैं, करो किसी तरह। जब एड आती थी आपको, चाहे वो अफगान जिहाद की वजह से आती हो या वॉर ऑन टेरर की वजह से आती, तब तो ग्रोथ होती थी, तब होती थी, मगर उसकी वजह ये थी कि भारी इमदाद बाहर से आ रही थी, डॉलर्स आ रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में डॉलर्स आते थे। इवन आपकी डेट 12 बिलियन डॉलर पेरिस क्लब ने माफ़ कर दी एंड सो ऑन, राइट। तो वो बाहर के डॉलर ड्रिवन ग्रोथ तो थी, मगर उसके अलावा आपको ग्रोथ ही नहीं नज़र आती। 1990s पूरे का पूरा वेस्टेड डेकेड है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। मुशर्रफ के उस पीरियड के अंदर ग्रोथ हुई जब डॉलर आ रहे थे, उसके बाद ग्रोथ सारी अगर तब वाइज डिसीजन ले लिए जाते, कुछ फ्यूचर के लिए प्लान कर लिया जाता, तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट राइट नाउ। यस, वो तो खैर मैं कभी भी किसी भी पीरियड के बारे में कह सकता हूँ। सो द थिंग टू अंडरस्टैंड इज, दिस इज द थिंग टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कहीं कहीं होती है,
मगर आप अगर सक्सेसफुल मॉडल्स देखना चाहते हैं कि कहाँ पे ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि चीन की तरफ देखें, वियतनाम की तरफ देखें, इवन अपने पड़ोस इंडिया की तरफ देखें। यहाँ पे बेसिक ग्रोथ पैटर्न जो है वो पब्लिक सेक्टर ड्रिवन है। आपने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का प्रोपेगेंडा नहीं सुनना, आप एक्चुअल डेटा को स्टडी करें और आपको ये पता चलेगा चाइना के अंदर जो ग्रोथ इस वक्त इतनी तेज हो रही है, इट्स ड्रिवन बाय द पब्लिक सेक्टर। कैसे? रेलवेज नहीं लगाएंगे हम, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, यूनिवर्सिटियां लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाई जा रहे हैं जिसकी हालत से ये कौन करता है? ये प्राइवेट सेक्टर तो नहीं करता, तो पब्लिक सेक्टर सारी ग्रोथ है। इट्स ऑल। अच्छा, वो जो अस्पताल वो 2 हफ्ते में खड़ा कर देते हैं, वो कोई प्राइवेट कंपनी लगा रही है? नो, पब्लिक सेक्टर। उनके जो 4 बड़े बैंक, उनके पास 4 बैंक हैं, 4 सबसे जो उनके बड़े बैंक, जी, चारों स्टेट ओन्ड बैंक्स। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उनका स्टेट ओन्ड है, नॉट प्राइवेट। तो वो अगर चाहें, जिस तरह अभी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है कोविड में और पीरियड्स के अंदर, वो जब चाहते हैं वो अपने स्टेट बैंक से कह सकते हैं कि जनाब हमने पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी है। वो ऐसे बढ़ा देते हैं, एग्रीगेट अमाउंट जो मार्केट की नीचे होती है वो पब्लिक सेक्टर से पूरी कर लेते हैं। बिल्कुल सही। इवन मोदी की जो गवर्नमेंट है, अगर आप उनके गुजरात मॉडल को केयरफुली स्टडी करें, प्रोपेगेंडा पे ना जो तकरीरें नहीं सुना करें। तकरीरों में बकवास करते हैं सियासतदान, सॉरी टू से, ठीक है ना। तकरीरों में वो बात करते हैं जो आवाम सुनना चाहती है, ठीक है, उनको लगता है बड़ी अच्छी बात है। ये तो फिर वही बात है, हमारे एक लीडर ने ये भी कहा था, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी थे, सियासत होती है, यू टर्न लेना तो सियासतदान की सबसे बड़ी बात है। तो वो यू टर्न लेना, झूठ लेना, सब करना, वो एक अलग बात है, मगर जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देखना। डेटा डजंट लाई। हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, तो मोदी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा, वो सारी पब्लिक सेक्टर ड्रिवन है। वो जो उसने कॉस्ट ऑफ बिजनेस गिराई है, कैसे गिराई गुजरात में, पहले उसने पावर सेक्टर सारा ठीक किया, उसने पिंड पिंड बिजली पहुंचाई, किस तरह पहुंचाई? पब्लिक सेक्टर ड्रिवन थी वो। बिल्कुल सही। और वो मेगा प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा उस्ताद है, इतने मेगा प्रोजेक्ट्स करता है मोदी कि हम सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह से वो इकोनॉमी एकदम से बूम कर रही है। सर, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो आप देखिए ना, वो कहीं ना कहीं उसका है जिसको बहुत ज़्यादा है कि कॉन्टिन्यूस उसकी हुकूमत रह रही है। अगर हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी बाय द वे बड़ी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है। ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम, पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी जो है ना, वो मुल्क को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाती है। डैमेज तो पहुँचाती है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुल्क भी हैं कि जो पॉलिटिकली अनस्टेबल होते हैं मगर इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि दे ओन द प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट। दैट्स आल्सो ट्रू। असल में प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ एक गवर्नमेंट आती है और पिछले हुकूमत ने कोई अच्छा काम भी किया, लेकिन जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल दुश्मनी चल रही है अबैंडन कर दो। दिस इज वेरी ट्रू। जिस तरह लाहौर का मेट्रो प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, बाय द वे, जो काफली का प्रोजेक्ट था और मुशर्रफ पीरियड का, एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट। पीएमएलएन को उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया, बहुत गलत किया। बिल्कुल। रिंग रोड का प्रोजेक्ट सर पीएमएलएन का नहीं था, बहुत साल लगे इनको ये रियलाइज करने में कि इन्होंने ये करना है और उनको ये करना है। छोटी छोटी मिसालें, आप हॉस्पिटल में सर्जिकल टावर देख लें, अबैंडन कर दिया नून लीग ने। मगर मसला सिर्फ ये नहीं है कि चंद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो छोड़ दिए गए। मसला मैं जो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो है ओवरऑल ओरिएंटेशन। बिल्कुल सही। और उसमें मैं ये प्लीड करूँगा कि आपको जिस पब्लिक सेक्टर को रिवाइव करना है, जब आप पब्लिक सेक्टर को रिवाइव करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, पावर सेक्टर के मसले हल होंगे, इन कम्युनिकेशंस में मामला सस्ता होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में कम होगा, लेबर आपको स्किल ज़्यादा मिलेगा, टेक्निकल लेबर, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो है ना फिर ग्रो करेगा। बिल्कुल सही। और ये बड़ी अच्छी सजेशन है आपकी। अगर हुकूमतें, पॉलिटिशियंस, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी जो भी इस मुल्क को चला रही है, एस्टेब्लिशमेंट, अगर इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हमने फ्यूचर के लिए पाकिस्तान को बेहतर कैसे बनाना है, तो आई थिंक दिस इज़ द सोल्यूशन एंड दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन कि आप हेल्थ में, आप एजुकेशन में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक सेक्टर में, जब तक आप इसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक मुल्क के हालात वो वाले ही रहेंगे। 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो ऑन अ वेरी लो स्केल, और बड़े स्केल पर इतने बिलियन डॉलर दे दो और इतने बिलियन डॉलर दे दो, हमने गुजारा करना है। तो वो वाले हालात जो है ना, वरना फिर चलते रहेंगे। वेल, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर बीइंग विद अस, और इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।